गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लघु बीजाणु जनन क्या होता है और बनने वाले लघु बीजाणु किस रूप में व्यवस्थित होते हैं इसके बारे में लिया था, और ये भी लिया था कि बनने वाले लघु बीजाणु हैं टेट्राड रूप में कैलोज नामक प्रोटीन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये कैलोज नामक प्रोटीन है वो केलेज एंजाइम की क्रिया से घुल जाती है, जिससे लघु बीजाणु हैं अलग हो जाते हैं और परागकण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो टेट्राड या चतुष्क हैं ये वाले कैलोज नामक रसायन से जुड़े होते हैं। कैलोज है, इसके ऊपर केलेज नामक एंजाइम क्रिया करता है। इस केलेज एंजाइम की क्रिया के कारण केलोज है वो घुल जाता है, और घुल जाने से चतुष्क के बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। तब जाकर गोलाकार हो जाते हैं, तब इन्हें परागकण कहा जाता है। ये तो स्थिति थी लघु बीजाणु जनन क्रिया के दौरान बनने वाले जो टेट्राड थे, वो टेट्राड है उसके बीजाणु हैं आपस में कैलोज नामक रसायन से जुड़ जाते हैं और केलेज एंजाइम की क्रिया द्वारा अलग अलग होकर गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिसे परागकण कहा जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है पराग पिंड या पोलोनियम। कुछ पादप ऐसे होते हैं कि उनमें बनने वाले बीजाणु है या चतुष्क है परस्पर जुड़कर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, यानी कि आपस में जुड़े ही रहते हैं, जिसे पराग पिंड या पोलोनियम कहते हैं। ये वाली स्थिति है अनेक पादप जैसे ओक है, आर्किड है, उनमें देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ परागकण है, या यूं कहें जो चतुष्क हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, और जुड़ने पर जो विशिष्ट संरचना बनती है वो संरचना परागपिंड या पोलोनियम कहलाती है। यानी कि कुछ पादपों में जुड़कर विशिष्ट संरचना बनाते हैं, जिसे पोलोनियम
कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लें ऑर्किड्स हैं, उनमें ये स्थिति देखने को मिलती है। में पोलोनियम। कुछ वाली ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती है कि एक ही चतुष्क के अंदर एक से ज़्यादा बीजाणु उपस्थित होते हैं, तो वो घटना बहुबीजाणुता या पॉलीस्पर्मी कहलाती है, यानी कि बहुबीजाणुता। देखिए बहुबीजाणुता है वो क्या होती है, चतुष्क या टेट्राड के अंदर एक से अधिक बीजाणुओं का पाया जाना है, वो पाया जाना बहुबीजाणुता कहलाता है, या जिसको पॉलीस्पोरी भी कहा जाता है। ये था परागपिंड या पोलोनियम क्या होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है परागकोश का स्फुटन। देखिए परिपक्व परागकोश की भित्तियों का फटना और फटकर पराग कणों का मुक्त होना वो परागकोश का प्रस्फुटन कहलाता है। अर्थात एक प्रारूपी परिपक्व परागकोश है, उसकी भित्तियां हैं वो टूट जाती हैं और टूटने के कारण उसमें भरे लघु बीजाणु हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो परागकोश की भित्तियों का टूटना या उनका हट जाना है वो परागकोश का प्रस्फुटन कहलाता है। और ये प्रस्फुटन की प्रक्रिया है, उसके लिए जो उत्तरदायी कोशिकीय स्तर होता है, जैसा कि हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना में लिया था, इसके लिए जो जिम्मेदार स्तर होता है वो एंडोथीसियम होता है। तो हम इसको समझने के लिए डायग्राम ले सकते हैं।
जैसा कि हम पूर्व वीडियो में भी ले चुके थे कि लघु बीजाणुधानी या प्राकोश होता है, उसके प्रागभित्तियाँ हैं, उसमें 4 प्रकार के स्तर मिलते हैं। सबसे बाहर जो कोशिकीय स्तर होता है वो बाह्य त्वचा से जो नीचे पाया जाता है एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम से नीचे जो होता है वो मध्य प्रत्यय, और सबसे आंतरिक है वो होता है टेपिटम। हालांकि परिवर्धन के दौरान मध्य प्रत्यय और टेपिटम है विलुप्त होती जाती है। और एंडोथीसियम की कुछ वाली जगह ऐसी होती है जहां अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं पाया जाता, तो होठ जैसी संरचना बन जाती है जिसको स्टोमियम या होस्ट कोशिकाएं कहते हैं। और यहीं से प्राकोश है उसका प्रस्फुटन होता है। तो एक परिपक्व प्राकोश की हम प्रस्फुटन की काट लें तो स्पष्ट संरचना दिखाई देती है कि उसमें कुछ वाली जो प्रागभित्तियां हैं वो तो विलुप्त हो जाती हैं, और होस्ट जैसी संरचना से प्रागकोश है वो फट जाता है और वहीं से उसमें भरे पड़े लघु बीजाणु हैं मुक्त हो जाते हैं। तो प्राकोश की भित्तियों के फटने को प्राकोश का प्रस्फुटन कहते हैं। ये प्रागकोश का प्रस्फुटन है अनेक तरीके से होता है, यानी कि अलग अलग ऐसी स्थितियां हैं जिसके द्वारा प्रागकोश है वो स्फुटित हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। तो स्फुटन की कई विधियां पाई जाती हैं। कुछ वाली स्थिति में ये अनुप्रस्थ तरीके से प्रस्फुटित होता है या स्फुटित होता है। कुछ वाली स्थिति में लंबवत तरीके से, कुछ वाली स्थिति में कपाटीय तरीके से। तो अलग अलग स्थितियां हैं या अलग अलग विधियां हैं जिसके द्वारा प्रागकोश है उसका प्रस्फुटन हो जाता है। ये अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है वो आधारी और शीर्ष भाग पर छिद्र बन जाए, उन छिद्रों से परागकण है वो मुक्त हो जाए, तो वो छिद्र में प्रस्फुटन कहलाता है। तो प्राकोश के स्फुटन की अनेकों विधियां हैं। अनुप्रस्थ तरीके से प्रस्फुटित हो सकता है, लंबवत, कपाटीय या छिद्रमय स्थिति से वो स्फुटित हो सकता है। और जो उत्तरदायी परत है, स्फुटित होने के लिए उत्तरदायी परत या स्तर है वो प्रागभित्ति का एंडोथीसियम इस तरह, और इसकी भी यहाँ होस्ट कोशिकाएं होती हैं, वो स्फुटन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो स्फुटन के अनेकों तरीके थे जिसमें अनुप्रस्थ है, लंबवत है, कपाटीय है, छिद्रमय है। अगला टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद।
मेल गेमेटोफाइट। देखिए इसकी बात करें, लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया के द्वारा जो लघु बीजाणु बन रहे थे वो लघु बीजाणु प्रारंभ में आपस में केलोज नामक पदार्थ के द्वारा जुड़े होते हैं, जो घुलनशील होने के कारण केलेज एंजाइम के द्वारा बीजाणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और गोलाकार रूप ले लेते हैं, जिन्हें परागकण कहते हैं। तो लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक कोशिका है या अवस्था है। ये वाली अवस्था अगुणित होती है क्योंकि इसका उत्पादन है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, तो अगुणित होती है और गोलाकार होती है, साथ में ही ये सूक्ष्म होती है, जिसे बाद में परागकण कहा जाता है। ये नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था या प्राथमिक अवस्था होती है। परागकण की संरचना हम लें तो देखिए परागकण की संरचना में परागकण होते हैं वो अगुणित, गोलाकार, प्राय अधिकांशतया देखें तो पीले रंग के होते हैं, असंख्य निर्मित होते हैं क्योंकि इनको जायांग तक स्थानांतरण करना होता है। इस दौरान ये कई वायवीय, वातावरणीय या अन्य जैविक कारकों के द्वारा नष्ट हो सकते हैं, इसलिए इनका उत्पादन है वो ज़्यादा किया जाता है। तो परागकण की संरचना में हम लें, परागकण है वो सूक्ष्म दृश्यीय संरचना होती है। तो परागकण अगुणित, गोलाकार, पीले रंग की सूक्ष्म दृश्यीय संरचना होती है। इसमें हम देखें परागकण होता है, परागकण के ऊपर दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, या परागकण है उसका आवरण दो भागों में विभेदित होता है। ये आवरण परागकणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो सबसे बाहर होगा उस सबसे बाहर वाले आवरण को बाह्य चोल, और जो अंदर होता है उसको अंतःचोल कहा जाता है, जो अलग अलग रसायनों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो यहाँ परागकणों का आवरण दो भागों में विभेदित होता है। सबसे बाहर वाला जो भाग है या आवरण है बाह्य चोल, उसके अंदर की तरफ या उससे नीचे जो पाया जा रहा है वो आवरण कहलाता है अंतःचोल।
एक प्रारूपी प्राकरण की हम संरचना लें तो उसमें बाहर जो आवरण दिखाई देता है वो बाह्य चोल होता है। बाह्य चोल है, उस पर स्पोरोपोलेनिन जमा होता है जो इसको दृढ़ता प्रदान करता है। साथ ही बाह्य चोल पर विशिष्ट प्रकार के अलंकरण बने होते हैं जो जालिकावत हो सकते हैं, कांटेदार हो सकते हैं, धारीदार हो सकते हैं। तो जो विशेष डिजाइन बनी होती है उस डिजाइन को अलंकरण कहते हैं। और यहीं इन अलंकरणों में या इनके अंदर जो खाली जगह होती है वहाँ स्पोरोपोलेनिन जमा हो जाता है। बाह्य चोल के नीचे पैक्टिन या हेमीसेलुलोज का बना हुआ जो आवरण पाया जाता है वो आवरण अंतःचोल कहलाता है। एक प्राकरण होता है, उसमें देखा जाए तो कुछ वाले स्थान ऐसे होते हैं जहाँ स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं पाया जाता है, फलस्वरूप वहाँ छिद्र जैसी संरचना रह जाती है जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। प्राय प्राकरणों के ऊपर 1 या 3 ऐसी जगह होती हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। तो एक प्रारूपी प्राकरण की ये संरचना थी। आवरण जो पाए जा रहे थे वो 2 थे, बाह्य चोल और अंतःचोल। इन आवरणों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करें। प्राकरण के ऊपर सबसे बाहर जो उपस्थित होता है सबसे बाहरी आवरण, यह आवरण है स्पोरोपोलेनिन से निर्मित होता है। स्पोरोपोलेनिन से निर्मित इस पर विशेष अलंकरण उपस्थित। विशेष अलंकरण उपस्थित। ये अलंकरण धारीदार, कांटेदार, जालिकावत हो सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी रसायन ज्ञात नहीं है या एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को विघटित कर सके। इसलिए बाह्य चोल जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है ये परागकणों को दृढ़ता प्रदान करता है, उनको विघटित या नष्ट होने से बचाता है। इस कारण स्पोरोपोलेनिन का जो आवरण पाया जा रहा है उसकी बदौलत परागकण लंबे समय तक संरक्षित रह जाते हैं, अर्थात जीवाश्म रूप में भी ये परिरक्षित हो जाते हैं। दूसरा, बाह्य चोल के नीचे जो अन्य आवरण उपस्थित होता है वो आवरण अंतःचोल कहलाता है। ये अंतःचोल है,
ये पेक्टिन या हेमीसेलुलोज का बना होता है, अपेक्षाकृत मुलायम होता है। बाह्य चोल में भी ऐसा देखा जाए तो कुछ वाले स्थान ऐसे होते हैं जहाँ स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता। तो जहाँ जमाव नहीं होता है, जैसा कि यहाँ चित्र में डिनोट किया जा रहा है, तो कुछ वाले ऐसे स्थान होते हैं जहाँ स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता है, उन वाली स्थिति को या उस जगह को जनन छिद्र कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ नरियुग्मोद्भिद है, या यूं कहें जब आगे परागकण है उसका विकास होता है, तो विकास प्रक्रिया के दौरान इन्हीं स्थानों से पराग नलिका है वो बाहर निकलती है। तो परागकण की संरचना में देखा जाए तो यहाँ सुरक्षात्मक तरीके से परागकण है दो आवरणों में विभेदित होता है, जिसमें बाह्य चोल था। बाह्य चोल में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बाह्य चोल के निर्माण में स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन भाग लेता है, और ये रसायन ऐसा है कि अभी तक ऐसे कोई जैविक कारक के रासायनिक पदार्थ ज्ञात नहीं है जो इसको डैमेज कर सके। इसलिए इस स्पोरोलेन की बदौलत ही परागकण है लंबे समय तक जीवाश्म रूप में संरक्षित रह जाते हैं। दूसरा अन्य अम्ले दूसरा आवरण होता है वो होता है अंतःचोल, जो पेक्टिन या हेमीसेलुलोज नामक रसायन का बना होता है, मुलायम होता है, ताकि परागकणों के अंकुरण के समय पराग नलिका है वो यहाँ से विकसित होकर जनन छिद्रों द्वारा बाहर निकल सके। ये परागकण की संरचना थी। इसके बाद में अगला टॉपिक है पोलन कीट। पोलन कीट, देखिए पोलन कीट क्या होता है कि कुछ वाले परागकण ऐसे होते हैं कि उनमें ऐसे पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं जिसके कारण वो चिकने हो जाते हैं, उनमें विशिष्ट गंध आने लग जाती है। तो चिकने और विशिष्ट गंध उत्पन्न होने के कारण कोई जैविक जीव है या यूं कहें कि कारक है वो इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। यहाँ ये पोलन कीट है। विशेषतया हम लें कि चिकना तेलीय पदार्थ जिन परागकणों पर जमा हो जाता है उन परागकणों को पोलन कीट या उन संरचना को पोलन कीट कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि परागकणों के ऊपर जो तेलीय परत या चिकनाई युक्त जो परत पाई जाती है जिसके कारण विशिष्ट गंध उत्पन्न हो जाती है, चिपचिपापन उत्पन्न हो जाता है, वो तेलीय परत युक्त परागकण है पोलन कीट कहलाते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों को ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि पोलन कीट है क्या कार्य, इसका क्या कार्य है। फिर भी ये अनुमान लगाया जाता है या ये अपेक्षा की जाती है कि इसका कार्य है पोलन कीट का, हो सकता है कि ये परागण क्रिया में सहायक होता हो। अन्य कार्य में हम लें तो ऐसा भी माना जाता है कि ये पोलन कीट है जो चिपचिपापन उत्पन्न कर रहा है, ये पोलन कीट परागकणों की सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से इसकी सुरक्षा करता है। साथ ही तो ये स्थिति थी कि परागकणों के ऊपर
तैलीय परत या जो चिकनाई युक्त परत होती है वो परत पोलन कीट कहलाती है। इसके कारण विशिष्ट गंध और साथ ही चिपचिपापन उत्पन्न हो जाता है। कार्य ज्ञात नहीं है, फिर भी ये माना जाता है कि कार्य में हम लें तो परागकणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना। ये था पोलन कीट। इसके बाद में पोलन कीट है, ये स्थिति थी इसके बाद में अगला टॉपिक पराग कणों की पोषकता। देखिए जो परागकण होते हैं, परागकणों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण ये पाए जाते हैं, इसलिए ये उच्च श्रेणी का पोषक है। कारण परागकणों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। इसलिए अनेक देशों में परागकणों के द्वारा पोलन टेबलेट्स बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं, जो किसी भी धावक है, घुड़सवार है, घोड़े हैं, एथलीट हैं, उनको उच्च ऊर्जा देने के काम में आती हैं। फिर भी परागकणों के लाभ के साथ साथ हानियां भी होती हैं। यानी कि पोषकता की श्रेणी में देखा जाए तो इनमें उच्च श्रेणी के जो पदार्थ होते हैं वो उपस्थित होते हैं ताकि जीव विशेष को एनर्जी मिल सके। परागकणों की हानियां हम देखें तो अनेक पादपों के परागकण हैं, कई क्रियाओं के द्वारा मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि अपनी फसल के साथ एक खरपतवार उगाता है, गेहूं वगैरह के साथ, विशेषतया पार्थेनियम स्ट्रोपोरस, पार्थेनियम स्ट्रोपोरस, या जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं गाजर घास, जिसको कांग्रेस घास भी कहा जाता है। हानियों में लें तो देखिए हानि है, एक तो ये प्रमुखतया एलर्जी का कारण बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे पार्थेनियम स्ट्रोपोरस या गाजर घास है या कांग्रेस घास है, इसके परागकण बनते हैं। तो वो परागकण जब मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो श्वसन संबंधी अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी है, ज्वर है, ऐसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो परागकण है यहाँ एलर्जी का कारण भी बन जाते हैं। कभी कभार कुछ स्थितियों में ये है श्वसन लेने में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर देते हैं और ये परागकण इनकी
जनन प्रक्रिया के दौरान इतनी अधिक संख्या में बनते हैं कि सफ़ेद सा वातावरण बनने लग जाता है। तो पार्थिनियम स्ट्रोकोरस के परागकणों को छिटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे छिटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही अनेक प्रकार के जो खरपतवार है, चिनोपोडियम है, इनसे भी एलर्जी रोग है, श्वसन संबंधी विकृतियां हैं, ये उत्पन्न हो जाती हैं। फिर लें परागकणों की जीवन क्षमता। देखिए, पादपों की जाति विशिष्ट के अनुसार परागकण है, उनका जीवन काल है वो भिन्न भिन्न होता है। कुछ वाले पादपों के परागकण हैं निर्मित होते ही तुरंत नष्ट हो जाते हैं, कुछ वाले हैं उनका जीवन काल मिनट घंटे हो सकता है। कुछ वाले ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि परागकण है उनका जीवन काल कई वर्षों तक होता है। तो ये परागकण है, उनकी जीवन क्षमता है कुछ सेकंड से लेकर घंटे, महीने, वर्ष हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न पादपों के परागकणों की जीवन क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है। ये था परागकण है, उनकी संरचना कैसी होती है, पोलन कीट क्या होता है, पोलोनियम क्या होता है, परागकण है उनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं, पोषकता कैसी है या परागकणों के लाभ क्या थे, परागकणों की जीवन क्षमता क्या होती है। ये था परागकणों के बारे में।